नमस्कार, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में हम लोग वेस्ट एशिया के जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि अभी हाल ही में खबरों में रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। वेस्ट एशिया में पहली जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वह है मोराग एक्सिस के बारे में। मोराग एक्सिस एक रणनीतिक गलियारा है जो कि दक्षिणी गाजा के क्षेत्र में है। तो पहले हम इसके बारे में पूरी बात समझें, उससे पहले मानचित्र पर इसकी लोकेशन समझ लीजिए, उससे हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। ये एशिया का मैप है। इस एशिया के मैप पर अगर वेस्ट एशिया की बात करें तो इस वाले भाग में ये वेस्ट एशिया का हिस्सा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि छोटे छोटे कई देश हैं, जैसे सीरिया का देश हो गया, ये भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे से लगे हुए देशों की बात हो रही है। यहाँ पर सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, फिर ये इजराइल हो गया और यहीं पर गाजा स्ट्रिप भी है। अब अगर इस हिस्से को हम बड़े मानचित्र पर देखें तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप लोग इधर देख रहे होंगे सीरिया का हिस्सा हो गया, इधर लेबनान का हिस्सा देख रहे होंगे। यहां पर ये वाला जो व्हाइट कलर से देख रहे हैं ये इजराइल का क्षेत्र है और ये फिलिस्तीन का क्षेत्र है, जिसके दो हिस्से हैं, इधर वेस्ट बैंक और ये वाला जो छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं ये गाजा का हिस्सा है। ये वाला हिस्सा जो कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के कारण चर्चा में बना हुआ है। इसी गाजा के क्षेत्र में ये मोराग एक्सिस एक रणनीतिक सैन्य गलियारा है जिस पर इजराइल ने नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इसी वजह से ये गलियारा चर्चा में बना हुआ है। अब आगे देख लीजिए। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे ये वाला जो हिस्सा है ये गाजा का हिस्सा है जो कि भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर अवस्थित है। इस गाजा के क्षेत्र में आप यहां पर देख रहे होंगे ये वाला जो हिस्सा है, ये जो रेड कलर से आपको लाइन दिख रही है, ये गाजा के दक्षिण में इजिप्ट या मिस्र का क्षेत्र है। तो मिस्र और गाजा के बीच में जो गलियारा है उसको कहा जाता है फिलाडेल्फी कॉरिडोर, जिस पर पहले से ही इजराइल का नियंत्रण था। इसके साथ साथ एक अन्य गलियारा भी है जो कि उत्तरी भाग में है, यहां पर उस पर भी इजराइल का नियंत्रण था। ये तीसरा मुख्य ऐसा गलियारा है जिस पर इजराइल ने अभी हाल ही में नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इसी वजह से ये खबरों में बना हुआ है। और ये जो तीसरा गलियारा है जिसे आप नीली स्ट्रिप से देख रहे हैं, इधर राफा शहर है, एक शहर का नाम है राफा। तो इधर तो ये राफा शहर हो गया और इधर हो गया खान यूनिस शहर। इन दो शहरों के बीच में ये गलियारा है जिसे आप नीली स्ट्रिप से देख रहे हैं। इसी गलियारे का नाम है मोराग एक्सिस या मोराग कॉरिडोर। इसी के बारे में बात की जा रही है। यहां पर आप लोग देख रहे हैं वही दिखाया गया अलग अगले मैप पर। ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर हो गया, इधर गाजा स्ट्रिप है और इधर इजिप्ट का क्षेत्र हो गया। यहां पर हो गया मोराग एक्सिस और इसके उत्तर में यहां पर हो गया जिसका नाम है नेट जारिम कॉरिडोर, जो तीसरा कॉरिडोर है जिस पर पहले से ही नियंत्रण स्थापित था इजराइल का, दैट इज नेट जारिम कॉरिडोर। अगर इसी मानचित्र पर इन तीनों कॉरिडोर्स को देखना चाहें तो उत्तर में गाजा स्ट्रिप के क्षेत्र में उत्तरी भाग में नेट जारिम कॉरिडोर हो गया। इधर आप देखेंगे कि यहां पर इस वाले भाग में गाजा और इजिप्ट के बीच में फिलाडेल्फी कॉरिडोर हो गया। कॉरिडोर का मतलब गलियारा। और यहां पर ये जो खान यूनिस का जो शहर है यहां पर हो गया मोराग एक्सिस। ये तीनों गलियारे आप एक ही मानचित्र पर देख पा रहे हैं। ये गाजा स्ट्रिप के क्षेत्र में इजराइल के नियंत्रण वाले गलियारे हैं। नेट जारिम, मोराग एक्सिस, फिलाडेल्फी कॉरिडोर। इतनी बातें समझने के बाद अब पढ़ लीजिए। इजराइल ने गाजा में मोराग एक्सिस के नाम से जाने जाने वाले एक नए सुरक्षा गलियारे पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। इसी वजह से ये मोराग एक्सिस चर्चा में बना हुआ था। मोराग एक्सिस, जिसे मोराग कॉरिडोर के रूप में भी जाना जाता है, इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में स्थापित एक रणनीतिक सैन्य सुरक्षा गलियारा है जो गाजा के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसी वजह से ये खबरों में बना हुआ था।
यहाँ पर लोकेशन के बारे में जानकारी दी गई है। राफा और खान यूनिस शहरों के बीच स्थित कृषि भूमि का एक क्षेत्र है जो गाजा पट्टी में पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है, और अप्रैल 2025 में इजराइल ने इस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया ताकि इसे एक नए सुरक्षा गलियारे के रूप में उपयोग किया जा सके। और ये स्ट्रैटेजिकली, रणनीतिक रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर इजराइल ने नियंत्रण स्थापित किया है। मोराग एक्सिस इजराइल को गाजा के विभिन्न हिस्सों को विभाजित करने में मदद करता है। ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो कि मिस्र गाजा सीमा पर है, सबसे दक्षिणी, और नेट जारिम कॉरिडोर के बाद इजराइल के नियंत्रण वाला तीसरा प्रमुख गलियारा है। और इसके जो नाम की जो उत्पत्ति हुई है, मोराग जो नाम लिया गया है, वह एक पुरानी इजरायली बस्ती से लिया गया है। ये जानकारी थी मोराग एक्सिस के बारे में। अगली जानकारी है कुर्दिस्तान के बारे में। अब कुर्दिस्तान खबरों में क्यों है, पहले तो समझ लीजिए कि कुर्दिस्तान है क्या। कुर्दिस्तान कोई देश नहीं है, बल्कि कुर्द लोगों के द्वारा, और कुर्द एक एथनिक ग्रुप है वेस्ट एशिया में, तुर्की, ईरान, इराक इत्यादि के क्षेत्रों में रहने वाले कुर्द लोगों के द्वारा बसाया गया एक क्षेत्र है। और जो कुर्द लोग हैं वे एथनिक या निर्जातीय समूह है। निर्जातीय समूह ऐसे लोगों को कहा जाता है जिनकी जो सामाजिकता या जिनकी रिलीजियस, धार्मिक, सामूहिक, सांस्कृतिक पहचान एक जैसी होती है, ऐसे लोगों को निर्जातीय लोग कहा जाता है। तो ऐसे निर्जातीय लोगों का एक समूह है जो ईरान, इराक, टर्की इत्यादि के क्षेत्र में निवास करता है। तो कुर्द लोगों के द्वारा बसे हुए क्षेत्र को ही कुर्दिस्तान कह दिया जाता है। ये कोई देश नहीं है, बल्कि एक क्षेत्र है जो कि कुर्द लोगों के द्वारा बसाया गया है। और ये विभिन्न देशों में फैला हुआ है, जिसमें ईरान, इराक, तुर्की जैसे देश शामिल हैं। और जो कुर्दिस्तान है वह ऐसा क्षेत्र है जो कि सबसे बड़े ऐसे निर्जातीय समूह के द्वारा बसाया गया है जो कि एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्य नहीं है। अब इतनी बात समझने के बाद एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये खबरों में क्यों बना हुआ है, चर्चा में क्यों बना हुआ है। इंडिया सेंड्स ह्यूमैनिटेरियन एड टू कुर्दिस्तान रीजन ऑफ इराक। इराक का जो कुर्दिस्तान क्षेत्र है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुर्दिस्तान कोई देश नहीं है, बल्कि एक क्षेत्र है जो कुर्द लोगों के द्वारा बसाया गया है। और कुर्द लोग कौन है? निर्जातीय लोग हैं। तो जो इराक में कुर्दिस्तान का भाग पड़ता है, उस क्षेत्र में रहने वाले कुर्दिश लोगों के लिए भारत ने मानवीय सहायता भेजी है, दवाइयाँ भेजी हैं, इनहेलर भेजे हैं, दवाइयाँ भेजी हैं। इसी वजह से इराक का जो कुर्दिस्तान क्षेत्र है वह खबरों में बना हुआ है। इतनी बात समझने के बाद अब इसकी लोकेशन देख लीजिए। पहले ये इमेजेस दिखाई गई हैं जिसमें दवाइयों इत्यादि को भेजा जा रहा है। अब आप देखिए, ये वेस्ट एशिया का ही क्षेत्र है यहाँ पर जो दिखाया गया है। और इसे अगर आप एशिया के मैप पर देखना चाहें तो मैं एशिया का मैप यहां से ले लेता हूं। पहले अगर यहां पर बड़े मैप पर देखना चाहें एशिया के, तो आप यहां पर देख सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से में ये कुर्दिस्तान अवस्थित है। ये जो आप लोग डार्क सैफ्रॉन कलर से देख रहे हैं, ये वाला एरिया है कुर्दिस्तान का क्षेत्र, जिसमें कुर्द निर्जातीय समूह निवास करते हैं। इसमें आप लोग देखेंगे कि ये किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है। तुर्की में फैला हुआ है। पुराना नाम इस देश का टर्की था, जिसे 2022 में बदलकर तुर्की कर दिया गया था। तो तुर्की के कुछ क्षेत्र में, सीरिया में, इराक में और ईरान के क्षेत्र में, कुछ भाग अर्मेनिया का भी है। इन क्षेत्रों में कुर्दिश लोग निवास करते हैं। तो इन कुर्दिश लोगों के द्वारा निवास किए जाने वाले क्षेत्र को ही कुर्दिस्तान कह दिया जाता है। और इस कुर्दिस्तान का जो भाग, यहाँ पर आप लोग लाइन खींची हुई देख रहे होंगे, कुर्दिस्तान का वह भाग जो इराक में आता है, इस वाले भाग के लिए मानवीय सहायता के रूप में दवाइयाँ इत्यादि भारत के द्वारा भेजी गई थी। इसीलिए ये खबरों में बना हुआ है। मानचित्र पर देखने के बाद और इतनी बातें मौखिक रूप से समझने के बाद कुछ बातें और पढ़ लीजिए। भारत ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के निवासियों की सहायता के लिए ब्रोंकोडायलेटर दवाइयाँ होती हैं जो एलर्जिक राइनाइटिस जैसी बीमारियाँ होती हैं उनके लिए दिया जाता है, या सांस लेने में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन बीमारियों के इलाज के लिए ये दवाइयाँ दी जाती हैं। इनहेलर और वेंटिलेटर सहित चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। इसी वजह से ये खबरों में भी था। ये सहायता वैश्विक सहयोग और मानवीय प्रयासों पर केंद्रित भारत की विदेश नीति के दृष्टिकोण को दर्शाती है।
ये तो हो गया खबर का कारण या खबरों में रहने का कारण। अब कुछ बातें कुर्द लोगों के बारे में भी समझ लीजिए। कुर्द लोग कौन है? कुर्द एक विशिष्ट निर्जातीय, निर्जातीय का मतलब हो गया एथनिक, विशिष्ट निर्जातीय और भाषाई समूह है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा निर्जातीय समूह है। ये विश्व का सबसे बड़ा ऐसा निर्जातीय समूह है जिसके पास अपना कोई स्वतंत्र देश नहीं है, बल्कि ये कुर्दिश लोग कई देशों में बटे हुए क्षेत्रों में निवास करते हैं। सीरिया, ईरान, इराक, तुर्की, आर्मेनिया जैसे देशों में ये फैले हुए हैं। विस्तार, कुर्दिस्तान कोई एक देश नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र है जो 4 देशों में फैला हुआ है। तुर्की, इराक, ईरान और सीरिया मुख्य रूप से 4 देशों में। आसपास के जो आर्मेनिया इत्यादि की बाउंड्री है वहां पर भी कुछ कुर्दिश लोग पाए जाते हैं। अब इराकी कुर्दिस्तान, ये उत्तरी इराक में एक स्वायत्त क्षेत्र है जिसका प्रशासन कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, जिसे अभी हम लोगों ने मानचित्र पर देखा था। ये वाला हिस्सा इराक के अंतर्गत आता है और इसी हिस्से में रहने वाले कुर्दिश लोगों के लिए भारत द्वारा चिकित्सा सामग्री सहायता के रूप में भेजी गई, इसीलिए ये खबरों में था। अगली जानकारी है रास लफान और साउथ पार्स के बारे में। खबरों में क्यों है? ये जो ईरान और यूएस इजराइल के बीच में ये जो युद्ध चल रहा है, इससे संबंधित हैं ये घटनाएं। पढ़ लीजिए पहले। ईरान वार, वाई रास लफान एंड साउथ पार्स अटैक्स कंपाउंड इंडियाज वरीज। रास लफान और साउथ पार्स पर जो हमले हुए हैं उनसे भारत की चिंताएं किस प्रकार से बढ़ती हैं, किस तरीके से संबंधित हैं, इसके बारे में ये न्यूज़ है। अब समझ लीजिए पहले, और समझने से पहले लोकेशन देख लीजिएगा इनकी कि रास लफान कहां पर है और साउथ पार्स कहां पर है। एशिया के इस मैप को देखिए। इस मैप पर अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पर ये ईरान का क्षेत्र हो गया, यहां पर ये इराक का क्षेत्र हो गया, इधर आप देख रहे होंगे ये सऊदी अरेबिया का क्षेत्र हो गया। इसके बीच में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसे कहा जाता है द पर्शियन गल्फ, या हिंदी में इसी को कहा जाता है फारस की खाड़ी। इस पर्शियन गल्फ में कई छोटे छोटे, इस पर्शियन गल्फ के एक और पूर्वी किनारे पर ईरान शहर है, ईरान देश है, सॉरी। और यहां पर आप देखेंगे तो कुवैत, यहां पर देखेंगे तो बहरीन, यहां पर देखेंगे तो कतर, और छोटे छोटे देश भी हैं। तो इस गल्फ ऑफ पर्शियन या फारस की खाड़ी में ही ये दोनों क्षेत्र अवस्थित हैं। और अवस्थित कहां पर हैं इनको भी देख लीजिए। तो मैंने आपको इस मैप पर पर्शियन गल्फ की लोकेशन दिखा दी। अब आप बड़े मानचित्र पर देख लीजिए, ये जो द गल्फ लिखा हुआ है इसी फारस की खाड़ी के लिए ही लिखा गया है। एक तरफ यहाँ पर ईरान देख रहे होंगे, एक तरफ सऊदी अरेबिया देख रहे होंगे, ये कतर लिखा हुआ है उसको देख रहे होंगे, और ये पर्शियन गल्फ हो गई। इसी पर्शियन गल्फ को ही शॉर्ट फॉर्म में कई बार द गल्फ कह दिया जाता है, या जब कहा जाता है गल्फ कंट्रीज, तो गल्फ कंट्रीज का मतलब क्या हो गया? यही इस खाड़ी के आसपास के देश, जिनमें ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, इन सब कंट्रीज को ही गल्फ कंट्रीज कह दिया जाता है जो फारस की खाड़ी के आसपास अवस्थित है। अब लौटते हैं मेन मुद्दे पर। तो आपने देख लिया, ये जो स्काई ब्लू कलर से जो एरिया दिख रहा है ये पर्शियन गल्फ का एरिया है। इस पर्शियन गल्फ में आप लोग देख रहे होंगे ये कतर का क्षेत्र हो गया, और इससे जो लगा हुआ है जो येलो कलर का एरिया देख रहे हैं आप लोग, ये वाला जो एरिया है यहीं पर है साउथ पार्स गैस फील्ड, और यहीं पर है रास लफान गैस फील्ड। और ये जो यूएस इजराइल एक तरफ है, ईरान एक तरफ है, और इनके बीच जो युद्ध चल रहा है उसी से संबंधित यहाँ पर घटनाएं हुई हैं। हुआ क्या है कि सबसे पहले इजराइल ने क्या किया कि इस वाले ये जो साउथ पार्स गैस फील्ड है ये ईरान के अधिकार क्षेत्र में है। ये वाला जो साउथ पार्स गैस फील्ड है ये ईरान के अधिकार क्षेत्र में है। और ये आप लोग देख रहे होंगे कि इसके दक्षिणी भाग में ये जो रास लफान है ये कतर के अधिकार क्षेत्र में है।
इजराइल ने क्या किया कि इस साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला कर दिया, जो कि ईरान के अधिकार क्षेत्र में है। तो ईरान ने इसके प्रत्युत्तर में ये जो कतर में रास लफान जो गैस फील्ड है, इस पर हमला कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो कतर में है, तो कतर में क्यों हमला कर दिया? क्योंकि ये जो रास लफान जो गैस फील्ड है, वह इजराइल की संयुक्त साझेदारी के साथ संचालित किया जाता है। तो जैसे ही इजराइल ने ईरान के इस साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया, इसके प्रत्युत्तर में ईरान ने इजराइल की संयुक्त साझेदारी के साथ संचालित इस रास लफान गैस फील्ड पर अटैक किया। इसी वजह से ये दोनों जो क्षेत्र हैं बेखबरों में बने हुए हैं। अब इतनी बातें समझने के बाद अब आप पढ़ लीजिए। तनाव की शुरुआत, प्रारंभिक हमला। इजराइल ने अमेरिकी सहयोग से ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड को निशाना बनाया। यही बात मैं अभी आप लोगों को बता रहा था। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये साउथ पार्स का हिस्सा है, ईरान के अधिकार क्षेत्र में है। तो इजराइल ने सबसे पहले यहां अटैक किया। ईरान की प्रतिक्रिया क्या हुई? इसके बदले में अपने सबसे बड़े ऊर्जा संसाधन पर हुए हमले के जवाब में ईरान ने कतर के रास लफान औद्योगिक शहर पर मिसाइल हमला कर दिया। और ये जो रास लफान जो क्षेत्र है, वह इजराइल की संयुक्त साझेदारी से संचालित किया जा रहा है। इस वजह से ईरान ने रास लफान पर अटैक किया। हमले का विवरण और तात्कालिक प्रभाव क्या हुआ? ईरान ने रणनीतिक रूप से कतर के ऊर्जा केंद्र को निशाना बनाया। अब पढ़ लीजिए। रास लफान स्थित एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट पर ड्रोन से हमला किया। और ये जो कतर में अवस्थित रास लफान जो गैस फील्ड है, वह दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी गैस फील्ड है, लिक्विड नेचुरल गैस से संबंधित। मिसाइल गिरने के कारण प्लांट में भीषण आग लग गई, जिससे बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ। अब आगे पढ़ लीजिए रास लफान के बारे में। रास लफान या रस लफान, लफान एक ही बात है, आप लोग इंग्लिश वाला याद रखिएगा, RASLAFFAN। रास लफान कतर में अवस्थित दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस हब है और ग्लोबल या वैश्विक एलएनजी आपूर्ति में, सप्लाई में या आपूर्ति में, सप्लाई इंग्लिश का वर्ड है, वैश्विक एलएनजी आपूर्ति में इसकी हिस्सेदारी 20% है। हमला होने से क्या हुआ? उत्पादन ठप होने का खतरा, बड़े पैमाने पर आग और इंफ्रास्ट्रक्चर या आधार संरचना की क्षति हुई। भारत के लिए खास चिंता क्यों है? क्योंकि भारत के लगभग 40% एलएनजी आयात कतर से ही आता है और इसी रास लफान के क्षेत्र से ही आता है। इसीलिए रास लफान पर ईरान के द्वारा किया गया हमला उस क्षेत्र के लिए ही नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए भी एक बड़ी चिंता बन के उभरा है। इसीलिए ये क्षेत्र चर्चा में बने हुए थे। भारत के लगभग 40% एलएनजी आयात कतर से आता है और ये लगभग पूरा रास लफान से ही आता है। इसी वजह से ये भारत के लिए एक चिंता का मुद्दा बना हुआ है। अब अगली जानकारी साउथ पार्स के बारे में है, उसे भी पढ़ लीजिए। साउथ पार्स ईरान के अधिकार क्षेत्र में अवस्थित एक गैस फील्ड है और साउथ पार्स ईरान के कुल प्राकृतिक गैस उत्पादन का 70 से 75% हिस्सा प्रदान करता है। साउथ पार्स से निकलने वाली ज़्यादातर गैस ईरान के घरेलू उपयोग, बिजली उत्पादन, घरेलू खपत, पेट्रोकेमिकल्स इत्यादि के लिए होती है। अगर आप लोग लोकेशन देखना चाहें तो फिर से देख लीजिए। ये पर्शियन गल्फ हो गई, ये कतर देश हो गया, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये साउथ पार्स का हिस्सा है, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये रास लफान का हिस्सा है। अब अगली जानकारी खार्ग द्वीप के बारे में। इनसाइड खार्ग आइलैंड ईरान्स ऑयल लाइफलाइन अंडर थ्रेट। ये जो यूएस इजराइल एक तरफ है, एक तरफ ईरान है, इनके बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से ईरान का एक द्वीप है, आइलैंड है, उसका नाम है खार्ग द्वीप और वह ईरान के लिए एक पेट्रोलियम लाइफलाइन के रूप में काम करता है, क्योंकि ईरान का अधिकतर पेट्रोलियम इस द्वीप से होकर ही निर्यात किया जाता है। तो इस पर अटैक के चलते ये अंडर थ्रेट बना हुआ है। अब अगर इसकी लोकेशन आप लोग देखना चाहें तो पहले तो वही पर्शियन गल्फ देख लीजिएगा। ये सारी जो खबरें हम लोग पढ़ रहे हैं ये यूएस ईरान बार से ही संबंधित हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इधर ईरान हो गया, इधर सऊदी अरब
और ये बीच का जो आप स्काई ब्लू कलर से एरिया देख रहे हैं, ये पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी का हिस्सा है। यहाँ पर इस ईरान देश के इस वाले भाग में यहाँ पर है खार्ग आइलैंड। इसको बड़े मैप पर देख लीजिए, ये पर्शियन गल्फ हो गई और यहां पर है खार्ग आइलैंड। ये पर्शियन गल्फ है और ये वाला जो हिस्सा है यहां पर है खार्ग आइलैंड। अब यहां पर इसके बारे में पढ़ लीजिए। फारस की खाड़ी में स्थित ईरान का एक छोटा लगभग 22 वर्ग किलोमीटर लेकिन अत्यंत रणनीतिक द्वीप है जो मुख्य भूमि से 25 किलोमीटर दूर है और ये ईरान के 90% से अधिक कच्चे तेल के निर्यात का प्रमुख केंद्र है। अब आप समझिए, जहां पर ईरान का 90% से अधिक पेट्रोलियम जिस द्वीप से होकर निर्यात किया जाता हो, इसी वजह से इस मुख्य केंद्र को ईरान के लिए ईरान की पेट्रोलियम अर्थव्यवस्था की गले की नस माना जाता है या ईरान की पेट्रोलियम पाइपलाइन कहा जाता है इसे। खार्ग द्वीप जो कि एक महत्वपूर्ण ईरानी तेल लाइफलाइन है, उस पर अमेरिका ने अप्रैल 2026 में हमले किए हैं जिसका उद्देश्य ईरानी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और हॉर्मुज जल डमरू मध्य हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी का जवाब देना है। अगली जानकारी है हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में। हॉर्मुज स्ट्रेट को आप लोग पिछले 2 महीने से काफ़ी पढ़ रहे होंगे, लगातार चर्चा में बनी हुई है हॉर्मुज स्ट्रेट। और हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से भारत की जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं वे भी प्रभावित हुई हैं, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में गैस की कीमतें बहुत बढ़ गई क्योंकि आपूर्ति कम हो रही थी। ऑयल प्राइस एक्सपेक्टेड टू सर्ज, सर्ज का मतलब होता है कि कम समय में किसी चीज का अचानक बढ़ जाना। ऑयल प्राइसेस एक्सपेक्टेड टू सर्ज आफ्टर ईरान स्ट्राइक्स एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर। जो हॉर्मुज स्टेट है, हॉर्मुज जो जल डमरू मध्य है, उसके बंद होने की वजह से और ईरानी हमलों की वजह से जो ऑयल प्राइसेस हैं, जो तेल की कीमतें हैं या पेट्रोलियम की कीमतें हैं, वे तेजी से बढ़ सकती हैं। इसलिए ये खबर चर्चा में बनी हुई थी और ऐसा हुआ भी था। अब इसको फिर से देख लीजिएगा। यहां पर आप लोग देख रहे हैं, ये ईरान का क्षेत्र, सऊदी अरेबिया का क्षेत्र, ये यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या संयुक्त अरब अमीरात का क्षेत्र। यहां पर आप देखेंगे थोड़ा सा हिस्सा ओमान का भी है यहां पर। तो यहां पर आप देखेंगे इस वाले क्षेत्र में, ये जो मैंने रेड कलर दिखाया है, यहां पर है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, हॉर्मुज जलसंधि या हॉर्मुज जल डमरू मध्य। अगर इसी को बड़े मानचित्र पर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये ईरान का क्षेत्र हो गया, ये पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी का क्षेत्र हो गया। फारस की खाड़ी के इस वाले किनारे पर, पूर्वी किनारे पर आप देखेंगे ये जो देश है, यहाँ पर लाइन इस तरीके से खिंची हुई है, छोटे छोटे से ओमान के पैचेस हैं। ये वाली जो लाइन खिंची हुई है, इसके इधर वाला जो हिस्सा है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या फिर संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा है। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये ओमान के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इधर हो गया ईरान का क्षेत्र और इधर हो गया ये ओमान का क्षेत्र, ओमान। ईरान और ओमान के इस क्षेत्र में स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। ये वाला जो क्षेत्र है ये है हॉर्मुज जलसंधि या इंग्लिश में इसी को कहा जाता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो आप लोगों ने पहले तो लोकेशन देख ली, अब लोकेशन देखने के बाद अब आगे की बातें समझ लेते हैं। ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच हालिया संघर्ष ने इस क्षेत्र को हॉट स्पॉट बना दिया है। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका और उसका सहयोगी इजराइल है। तो इनके बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से इस क्षेत्र में काफ़ी सख्त गतिविधियां देखी गई। अमेरिका ने नाकेबंदी की। अमेरिका ने जब नाकेबंदी की तो उसके जवाब में ईरान ने क्या किया, इस क्षेत्र में हॉर्मुज जो जलसंधि है उस पर जो जहाज़ों की आवाजाही हो रही थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने की वजह से जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति थी वह प्रभावित हुई, भारत में भी प्रभावित हुई। इसी की वजह से भारत में जो गैस की कीमतें हैं वे बढ़ने लगी थीं। उसी से संबंधित खबर है, अब पढ़ लीजिए। ईरान का नियंत्रण। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ईरान अक्सर इस जलमार्ग को बंद करने की धमकी देता है और बंद किया भी था। जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर है जो कि ईरान की नौसेना का एक भाग है, उसके द्वारा यहाँ पर प्रतिबंध लगाए भी गए थे।
जो जहाज़ की आवाजाही हो रही थी उस पर प्रतिबंध लगाए गए थे, कई जहाज़ों पर गोलीबारी हुई, हमला हुआ, इस तरीके की घटनाएं हुई थी जिससे कि वैश्विक जो आपूर्ति श्रृंखला थी पेट्रोलियम की वह दुष्प्रभावित हुई थी। यदि ईरान हॉर्मुज को लंबे समय के लिए बंद करता है तो वैश्विक तेल और गैस की कीमतें असामान्य रूप से बढ़ेंगी। इसी वजह से ये खबर चर्चा में बनी हुई थी। और ये जो हॉर्मुज जो नाम लिया गया है वह ईरान के एक शहर के नाम पर ही है। हॉर्मुज जो नाम है वह ईरान का एक द्वीप है और शहर भी है, उसी के नाम पर इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नाम रखा गया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के स्वामित्व में नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस पर स्वामित्व, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर स्वामित्व ईरान का हो, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे निकटता के चलते ईरान इस पर अधिक नियंत्रण रखता है, या यहां से निकलने वाले जहाज़ों की आवाजाही को वह नियंत्रित कर सकता है या प्रभावित कर सकता है। तो जैसे ही यूएस, इजराइल एक तरफ और ईरान एक तरफ, इनके बीच में युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका ने नाकेबंदी शुरू की, ब्लॉकेड शुरू किया, उसके प्रत्युत्तर में ईरान ने क्या किया, इस हॉर्मुज स्टेट पर जो आवागमन हो रहा था टैंकर्स का, जहाज़ों का, वह दुष्प्रभावित किया, उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी और उसकी वजह से वैश्विक जो पेट्रोलियम, तेल, गैस इत्यादि की आपूर्ति हो रही थी विभिन्न देशों को, वह दुष्प्रभावित हुई। इसीलिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज चर्चा का विषय बनी हुई थी। अब इतनी बातें समझने के बाद कुछ बातें और पढ़ लीजिए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। अब इस बात को भी समझ लीजिए। ये पर्शियन गल्फ हो गई इधर, और इधर है ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान, ये वाली, ये ओमान की खाड़ी हो गई। जलडमरू मध्य या जलसंधि का मतलब ही होता है कि दो जल निकायों को जोड़ने वाला क्षेत्र। स्थल संधि स्थलीय भागों को आपस में जोड़ती है और जो जल संधि होती है वह जलीय भागों को आपस में जोड़ती है। तो इधर फारस की खाड़ी हो गई, इधर ओमान की खाड़ी हो गई, इनके बीच में ये जो सकरा जल क्षेत्र है इसी को कहा जाता है हॉर्मुज स्टेट। ये ईरान को ओमान, विशेषकर उसके मुसंदम प्रायद्वीप से अलग करता है। अब ये जो मुसंदम प्रायद्वीप है ये क्या है, यहां पर अभी हम लोगों ने देखा था कि थोड़ा सा हिस्सा ओमान का है और ओमान के दक्षिण का जो हिस्सा है वह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का या संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा भी है। फिर से देख लीजिए, यहां पर जब आप देखेंगे ये लाइन खिंची हुई है, इसे मैं अलग नीले कलर से खींच देता हूं जिससे आप लोग समझ पाए। ये है, ये वाला जो पेनिनसुलर एरिया आप लोग देख रहे हैं ये है मुसंदम प्रायद्वीप और ये ओमान के अधिकार क्षेत्र में है। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि हॉर्मुज जलसंधि किसके किसके बीच में है तो डायरेक्टली ये देखेंगे आप, इधर तो ईरान का क्षेत्र हो गया और इधर ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप हो गया। ओमान और ईरान के बीच में है। ये वाला जो हिस्सा हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा, ये डायरेक्टली लिंक नहीं है, या ईरान और जो इधर का हिस्सा है स्थलीय भाग उसके बीच में नहीं है। ईरान और ओमान के बीच में है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और इधर वाला जो हिस्सा है ये ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप के दक्षिण का एरिया है। तो प्रत्यक्ष रूप से अगर प्रश्न पूछा जाए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसके किसके बीच में है तो उत्तर हो जाएगा ईरान और ओमान के बीच में, क्योंकि इधर ईरान हो गया और इधर ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप हो गया। और यहां से लगभग 20% तेल और बड़ी मात्रा में एलएनजी सप्लाई होती है। जो वैश्विक आपूर्ति होती है उसका 20% इसी हॉर्मुज स्टेट से होकर गुजरता है। उसका कारण क्या है कि पर्शियन गल्फ के आसपास के जो देश हैं, कुवैत हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, ईरान, इराक जैसे देश हो गए, इनमें पेट्रोलियम का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। तो 20% पूरी वैश्विक आपूर्ति का इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। भारत के लिए 50% तेल, 60% एलएनजी, 90% एलपीजी आयात इसी हॉर्मुज के रास्ते से ही होता है। तो हॉर्मुज पर जब कुछ दिन के लिए बंदी लागू हुई, जहाज़ों की आवाजाही रुकी, तो भारत में जो एलपीजी गैस की कीमतें थीं वे आसमान छूने लगी थीं। इसी वजह से ये खबरों में बनी हुई थी। अगली जानकारी है काला सागर के बारे में, ब्लैक सी। पढ़ लीजिए किस वजह से। टेंशंस इन ब्लैक सी राइज शार्पली आफ्टर टर्किश मैनेज्ड ऑयल टैंकर अल-तुरा हिट बाय ड्रोन नियर बॉस्फोरस स्टेट। काला सागर में या काला सागर के किनारे पर, काला सागर के दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर एक जलसंधि है, बॉस्फोरस जलसंधि, जो
काला सागर या ब्लैक सी को मारमरा सी से होते हुए भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो इस बॉस्फोरस स्ट्रेट के निकट तुर्की का एक ऑयल टैंकर था, उस पर एक अनआइडेंटिफाइड का मतलब हो गया अज्ञात ड्रोन ने हमला कर दिया। इसी वजह से ये ब्लैक सी चर्चा में बना हुआ था। अब इसको पहले आप देख लीजिए, यहां पर आप देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये आप लोग जो देख रहे हैं, ये तुर्की का हिस्सा है, ये तुर्की हो गया, इधर यूरोप महाद्वीप हो गया। तो इधर आप लोग देख रहे होंगे ये वाला जो हिस्सा है, ये ब्लैक सी का एरिया है। अगर इसी ब्लैक सी को अगर मैं आपको बड़े मानचित्र पर दिखाऊं तो आप देखेंगे ये है ब्लैक सी। ब्लैक सी के बारे में 2024 के परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया था, जब रूस यूक्रेन युद्ध अपने चरम पर था। तो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में इस ब्लैक सी के बारे में प्रश्न पूछा गया था। लौटिए मुद्दे पर, ये आप लोग जो देख रहे हैं, ये ब्लैक सी का एरिया देख रहे हैं। इस ब्लैक सी के एरिया में ये तुर्की का क्षेत्र हो गया, जिसे टर्की लिखा गया। टर्की पुराना नाम था, वर्तमान नाम तुर्की हो गया। तुर्की के स्वामित्व वाला एक टैंकर था MT एल्टोरा। उस MT एल्टोरा पर इस बॉस्फोरस स्टेट, यहां पर ये जो नीला वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये ब्लैक सी का है। ये वाला जो नीला हिस्सा देख रहे हैं, ये जो जलीय क्षेत्र है, ये सी ऑफ मारमरा है, मारमरा सी। तो सी ऑफ मारमरा और ब्लैक सी के बीच में यहां पर जो जल संधि है, उसका नाम है बॉस्फोरस स्टेट। तो इस बॉस्फोरस स्टेट के निकट ही तुर्की के स्वामित्व वाले एक ऑयल टैंकर पर एक अज्ञात ड्रोन के द्वारा हमला किया गया था, जिसकी वजह से ये ब्लैक सी का एरिया चर्चा में बना हुआ था। इतनी बातें समझने के बाद अब आगे आइए। इस्तांबुल के पास, जो इस्तांबुल का शहर है, एक ऐतिहासिक शहर है और तुर्की का एक प्रमुख केंद्र भी है। इस्तांबुल के पास काला सागर में एक तुर्की के तेल टैंकर MT एल्टोरा पर ड्रोन हमला हुआ और अनआइडेंटिफाइड, उसको पहचाना नहीं जा सका कि किस देश को द्वारा, किसकी सेना के द्वारा उसको भेजा गया था। अज्ञात ड्रोन हमला हुआ। ये हमला बॉस्फोरस जलडमरू मध्य से लगभग 15 समुद्री मील की दूरी पर हुआ था। बॉस्फोरस उत्तर पश्चिम तुर्की में स्थित एक सकरा जलडमरू मध्य है, जो सी ऑफ मारमरा और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है, या मारमरा सागर और ब्लैक सी काला सागर को जोड़ता है। ये यूरोप और एशिया के बीच की सीमा का हिस्सा है और काला सागर को मारमरा सागर से जोड़ता है। बॉस्फोरस जलडमरू मध्य के दोनों ओर इस्तांबुल शहर अवस्थित है, जो तुर्की का एक प्रमुख केंद्र है। अब आप और चीजें देख लीजिए। आपने यहां पर देख लिया, ये ब्लैक सी है, बॉस्फोरस स्टेट है, ये सी ऑफ मारमरा है। यहां पर दार्दानेल्स स्टेट है, और ये जो दार्दानेल्स स्टेट है, ये सी ऑफ मारमरा और ये एजियन सी को जोड़ता है। एजियन सी भूमध्य सागर का भाग है। और कुछ अगर आप लोग इस पर समझना चाहें तो इस ब्लैक सी से लगते हुए देश कौन कौन से हैं, यही प्रश्न पूछा गया था 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, उसमें 6 देश लगते हैं। एक हो गया रशिया, दूसरा हो गया यूक्रेन, तीसरा हो गया रोमानिया, चौथा हो गया बुल्गारिया, पांचवा हो गया तुर्की और छठा हो गया जॉर्जिया। ये 6 देश ब्लैक सी से सीमा साझा करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ब्लैक सी है, उसके उत्तर में सी ऑफ एजोब है, और सी ऑफ एजोब और ब्लैक सी के बीच में जो स्टेट है, जल संधि है, उसको केर्च स्टेट कहा जाता है, स्टेट ऑफ केर्च या फिर केर्च स्टेट। तो ये सारी लोकेशंस आप लोग मानचित्र पर भी अभ्यास कर लीजिएगा। हो सकता है प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए कि जो केर्च स्टेट है वह किसके बीच में है, बॉस्फोरस स्टेट है वह किसके बीच में है। तो मानचित्र पर अगर आपने अभ्यास किया होगा ठीक से, तो आप लोग आसानी से उत्तर दे पाएंगे। और आसपास देश कौन से हैं, ये जानकारी भी आप लोगों को पता होगी। यही सारी जानकारी यहाँ पर लिखी है सीमावर्ती देशों के बारे में। और जानकारी दी गई है कि इस ब्लैक सी में डेन्यूब, नीपर, नीस्टर जैसी बड़ी नदियों से ताज़ा पानी प्राप्त होता है या ताज़े जल की आपूर्ति होती है। बड़ी नदियाँ यूरोप से निकलने वाली, ये इसी ब्लैक सी में अपना जल विसर्जित करती हैं। उनमें डेन्यूब, नीपर, नीस्टर जैसी नदियाँ मुख्य नदियाँ हैं। अगली जानकारी है बाबल मंदब जलडमरू मध्य के बारे में। ईरान थ्रीटन्स बाबल मंदब क्लोजर। ईरान ने धमकी दी है कि जो बाबल मंदब जो जल संधि है,
जो लाल सागर और गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी को जोड़ती है, उसको वो बंद कर देगा अगर अमेरिका ने नाकेबंदी समाप्त नहीं की। इसको आप देख लीजिए। ये मैप थोड़ा ब्लर है, हम एशिया के उसी पुराने मैप पर चलते हैं। यहां पर देखिए, इधर आप लोग देख रहे होंगे, ये सऊदी अरब का क्षेत्र है, सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया के ठीक पश्चिम में ये जो जल निकाय है यहां पर, ये है लाल सागर। मैं अलग से लिख दे रहा हूं, लाल सागर। और लाल सागर के जो आप देख रहे हैं इधर पश्चिमी किनारा है, इधर अफ्रीका महाद्वीप शुरू हो जाता है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि सऊदी अरब के पश्चिमी किनारे पर जो, और इधर अफ्रीका महाद्वीप के बीच में जो जल संधि है, इस जो जल निकाय है उसको कहा जाता है रेड सी। और इधर आप लोग देखेंगे कि इस लाल सागर के दक्षिण में ये वाला जो हिस्सा है, इसे कहा जाता है गल्फ ऑफ अदन या अदन की खाड़ी। तो ये हो गया लाल सागर, ये वाला, और ये हो गई गल्फ की खाड़ी। इसके बीच में यहां पर जो सकरा जो जल क्षेत्र है, उसी को कहा जाता है बाबल मंदब जल संधि। अब आप इसको बड़े मानचित्र पर देख लीजिए। रेड सी आपने देख ही लिया था कि इधर सऊदी अरेबिया का क्षेत्र था, सऊदी अरब, और इधर पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप शुरू हो जाता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे ये लाल सागर का क्षेत्र हो गया। इधर आप देखेंगे ये अदन की खाड़ी हो गई, गल्फ ऑफ अदन। और लाल सागर और इधर गल्फ ऑफ अदन के बीच में यहां पर ये जो जल क्षेत्र है सकरा, इसी को कहा जाता है बाबल मंदब। तो जो अमेरिका के द्वारा ईरान की जो नाकेबंदी की जा रही है, उसके विरोध में ईरान ने धमकी दी है कि वह बाबल मंदब को ब्लॉक कर देगा। इसीलिए ये क्षेत्र खबरों में बना हुआ है। अगर इसकी और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझें तो ये जो बाबल मंदब का जो क्षेत्र है, इसके एक तरफ यमन का एरिया है, यमन देश, और इसके पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है एरिट्रिया, उसका कुछ क्षेत्र पड़ता है, और दूसरा देश है जिबूती। तो इस बाबल मंदब स्टेट के पश्चिमी भाग में अफ्रीका महाद्वीप के दो देशों का क्षेत्र है, एरिट्रिया और जिबूती। और इस बाबल मंदब स्टेट के पूर्वी भाग में एशिया का एक देश है यमन, उसका क्षेत्र पड़ता है। और ये दो वाटर बॉडीज, रेड सी लाल सागर और गल्फ ऑफ अदन या अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली स्टेट है। इतनी बातें समझने के बाद अब पढ़ लीजिए। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी के जवाब में ईरान ने अब इस रणनीतिक रास्ते को बंद करने की चेतावनी दी है, और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट आ सकता है, क्योंकि बाबल मंदब के माध्यम से दुनिया का लगभग 10 से 12% तेल व्यापार और 25% कंटेनर शिपिंग का मतलब हो गया माल वाहक पानी वाले जहाज गुजरते हैं। तो अगर इसे बंद कर दिया गया तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी, जिसकी वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट उत्पन्न हो सकता है। इसी वजह से ये बाबल मंदब स्टेट चर्चा में बनी हुई है। यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। बाबल मंदब एक महत्वपूर्ण जल डमरू मध्य या जल संधि, जल डमरू मध्य का मतलब हो गया जल संधि, और इंग्लिश में से स्टेट कह दिया जाता है। जल का ऐसा सकरा क्षेत्र जो दो जल निकायों को जोड़ता है, उसे स्टेट या जल डमरू मध्य या हिंदी में जल संधि कह दिया जाता है। एक तरफ ये रेड सी लाल सागर और गल्फ ऑफ अदन को दूसरी ओर जोड़ता है। इसका अर्थ है आंसुओं का द्वार, एशिया और अफ्रीका को अलग भी करता है। उत्तर पश्चिम में जिबूती और एरिट्रिया है, उत्तर पूर्व में यमन है, दक्षिण में अरब सागर की ओर मार्ग है, और चौड़ाई लगभग 30 किलोमीटर है। अगली जानकारी है केशम द्वीप के बारे में। ईरान मीडिया सेज स्ट्राइक्स पुट डीसैलिनेशन प्लांट ऑन गल्फ आइलैंड आउट ऑफ सर्विस। अभी क्या हुआ कि जो केशम आइलैंड है, ये ईरान का एक द्वीप है, केशम द्वीप। इस केशम द्वीप में एक डीसैलिनेशन, वाटर डीसैलिनेशन प्लांट था। इस प्लांट में समुद्री जल का विलवणीकरण करके, उसे शुद्ध करके, उसे मीठे पानी में बदलकर लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जाती थी, लोगों के लिए पेयजल के रूप में उपलब्ध कराया जाता था। तो अमेरिका द्वारा जो अटैक किया गया है, उस अटैक में जो डीसैलिनेशन प्लांट है वो डैमेज हो गया। इसी वजह से ये केशम द्वीप चर्चा में बना हुआ है। अब इसको देख लीजिए, यही लिखा हुआ है, वन ऑफ द डीसैलिनेशन प्लांट्स ऑन केशम आइलैंड वाज टारगेटेड।
अमेरिका द्वारा ईरान के केशम द्वीप पर स्थित एक विलवणीकरण संयंत्र को निशाना बनाया गया था। इसी वजह से ये केशम आइलैंड खबरों में बना हुआ था। आप लोग देख रहे होंगे ये ईरान का क्षेत्र हो गया। ये पर्शियन गल्फ है, वही पर्शियन गल्फ जिसके बारे में भी आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं, फारस की खाड़ी। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पर्शियन गल्फ के पूर्वी किनारे पर हार्मुज स्ट्रेट के पास में ये वाला जो हिस्सा है, ये आप सैफ्रॉन कलर से जो एरिया देख रहे हैं, ये वाला जो द्वीप है, इस द्वीप का ही नाम है केशम आइलैंड या केशम द्वीप। इस केशम द्वीप पर ही एक डीसैलिनेशन प्लांट या विलवणीकरण प्लांट लगा हुआ था, संयंत्र लगा हुआ था, जो कि समुद्र के जल को या समुद्र के खारे जल को मीठे पानी में बदल के लोगों को पीने के लिए उपलब्ध कराया करता था। उसी डीसैलिनेशन प्लांट को ही अमेरिका द्वारा निशाना बनाया गया था। इसी वजह से ये आइलैंड खबरों में बना हुआ था और ये ईरान की मुख्य भूमि से कुछ दूरी पर है। ईरान की मुख्य भूमि बंदर अब्बास से 22 किलोमीटर दूर से खुरान जलडमरू मध्य द्वारा अलग किया जाता है। यहाँ पर इसके बारे में और समझ लीजिए, ये ईरान की मुख्य भूमि हो गई और ये हो गया केशम आइलैंड का क्षेत्र, ये वाला। तो यहां पर ईरान की मुख्य भूमि और केशम आइलैंड के बीच में क्लेरेंस स्टेट है और क्लेरेंस स्टेट को ही हिंदी में खुरान जल संधि भी कह दिया जाता है। तो जो केशम आइलैंड है वह ईरान की मुख्य भूमि से क्लेरेंस स्टेट या खुरान जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है और ये हार्मुज जलडमरू मध्य में इसका रणनीतिक महत्व बहुत अधिक है। इसका प्रशासन हॉर्मोजगान प्रांत का हिस्सा है जो केशम काउंटी में आता है। ये द्वीप मुख्य रूप से चट्टानी है, लेकिन इसमें रेतीले समुद्र तट, मैंग्रोव और अनोखी भू आकृतियां पाई जाती हैं। इसी वजह से ये जो केशम आइलैंड है ये ईरान का एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। यहाँ पर टूरिज्म के लिए लोग बहुत अधिक जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। इजराइल ने ईरान पर कहाँ हमला किया? अब क्योंकि एक तरफ यूएस और इजराइल है, एक तरफ ईरान है, इनके बीच युद्ध हो रहा है, तो कई बार मैंने ऐसे प्रश्न देखे हैं कि शहरों के नाम दे दिए जाते हैं या प्रमुख केंद्रों के नाम दे दिए जाते हैं, एक तक कॉलम 1 में, दूसरी तरफ देश का नाम दे दिया जाता है। तो जो शहर या जो मुख्य केंद्र चर्चा में रहे होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो मैंने क्या किया है कि ईरान और इजराइल के जो मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पर हमला किया गया है, जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर ले ली है। आप लोग इसको पढ़ लीजिए, हो सकता है इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। आप लोग ये जो हल्के पीले कलर से जो एरिया देख रहे हैं ये ईरान का क्षेत्र है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे ये लिखा हुआ है नतांज, तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है, तब्रिज, करमनशाह, अरक, इस्फहान इत्यादि शहरों के नाम दिए गए हैं जहां पर सबसे ज़्यादा हमले किए गए हैं अमेरिका और इजराइल के द्वारा। अब इनकी जानकारी यहाँ पर दी है। तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है, राजनीतिक और सैन्य दृष्टिकोण से सबसे अहम। नतांज यहाँ प्रमुख परमाणु संयंत्र है, इसलिए ये उच्च प्राथमिकता लक्ष्य माना जाता है। इस्फहान औद्योगिक व सैन्य केंद्र। अराक यहाँ पर भारी पानी रिएक्टर के कारण महत्वपूर्ण है। ये हैवी वाटर, जो हैवी वाटर होता है, भारी जल होता है, वह न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उससे संबंधित है अराक का क्षेत्र। और जो करमनशाह का क्षेत्र है वह पश्चिमी सीमा के पास सैन्य गतिविधियों के लिए अहम है। और जो तब्रिज का क्षेत्र है वह रणनीतिक व आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है। और यही वे मुख्य शहर हैं जहाँ पर अमेरिका इजराइल के द्वारा सबसे ज़्यादा अटैक किया गया है ईरान के अंतर्गत। इनको आप लोग एक बार लोकेशन भी देख लीजिएगा और इनको याद भी कर लीजिएगा, हो सकता है इससे संबंधित कोई प्रश्न आपको मिल जाए। अगला है ईरान न्यूक्लियर साइट। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स कहाँ हैं? न्यूक्लियर साइट्स को लेकर सबसे ज़्यादा या न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ही सबसे ज़्यादा समस्या शुरू हो रही है। इसी वजह से यूएस इस युद्ध में शामिल हुआ है। तो जो ईरान की जो मुख्य न्यूक्लियर साइट या मिलिट्री साइट्स हैं उनको देख लीजिएगा। बोनाब, यहाँ पर देख लीजिए, मैच कर लीजिएगा, रिसर्च रिएक्टर्स लगे हुए हैं बोनाब में। और रामसर, रामसर ईरान का एक शहर है, यहाँ पर रिसर्च रिएक्टर भी लगा हुआ है। और आप लोग एनवायरनमेंट में भी रामसर को पढ़ते होंगे। यहीं पर रामसर कन्वेंशन साइन किया गया था, जो कि आप लोग पढ़ते होंगे कि जो वेटलैंड्स हैं दुनिया भर के, उनको संरक्षित करने के लिए जो रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया था, वह ईरान का यही शहर है रामसर। तेहरान, इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे पार्चिन का क्षेत्र, पार्चिन के क्षेत्र में मिलिट्री साइट है। इसके अलावा यूरेनियम माइंस को आप लोग देख रहे होंगे, सगांद, याज्ड, गाचिन, ये मिलिट्री साइट्स हैं। न्यूक्लियर साइट्स को आप लोग देख रहे होंगे, वुशहर, इस्फहान, नतांज, फोर्डो,
अराक इत्यादि, ये न्यूक्लियर साइट्स हैं और इनके बारे में कुछ जानकारी मैंने लिखित रूप से भी ले ली है। बुशहर ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए जाना जाता है। IAEA परमाणु ऊर्जा एजेंसी है जिसका मुख्यालय वियना में है। उसने गहरी चिंता व्यक्त की है क्योंकि ये ईरान का एकमात्र चालू परमाणु रिएक्टर है, ऑपरेशनल है बुशहर शहर में। नतांज और फोर्डो यूरेनियम संवर्धन केंद्र हैं क्योंकि रिएक्टर्स में यूरेनियम को एज इट इज़ यूज़ नहीं किया जाता है। यूरेनियम को पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद यूरेनियम का एनरिचमेंट किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है जिससे कि अयस्क में यूरेनियम की मात्रा बढ़ सके। उसके बाद उसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में या अन्य प्रयोगों में लाया जाता है। तो ये जो नतांज और फोर्डो के क्षेत्र हैं, यहाँ पर यूरेनियम संवर्धन केंद्र हैं। अमेरिका और इजराइल ने फरवरी 2026 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत इन केंद्रों पर भी भारी हमले किए थे। इस्फहान सैन्य और परमाणु साइट है। इस्फहान में परमाणु ईंधन बनाने वाली लैब और यूरेनियम परिवर्तन संयंत्र हवाई हमलों में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अराक में भारी जल संयंत्र है। अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार अराक का भारी जल उत्पादन संयंत्र अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। पार्चिन एक सैन्य साइट है, मिलिट्री साइट है, जहां परमाणु हथियारों के परीक्षण के संदेह में हमले किए गए। सगंध और यज्ड ये यूरेनियम की खदानें हैं। यहाँ से ईरान में यूरेनियम का खनन किया जाता है। युद्ध के कारण यहाँ से उत्पादन और परिवहन लगभग ठप हो गया है। बोनाब और रामसर ये अनुसंधान केंद्र हैं जहाँ वर्तमान में सुरक्षा कारणों से गतिविधियां सीमित कर दी गई हैं। इसके बाद इजराइल की न्यूक्लियर साइट्स कौन कौन सी हैं जो ईरान के निशाने पर रहीं। अमेरिका और इजराइल ने अगर ईरान पर अटैक किया तो ईरान ने भी तो इजराइल पर अटैक किया। तो इजराइल की प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स कौन कौन सी रहीं उनको भी देख लीजिएगा। योडेफैट, हाइफा, एलावन, पल्माचिन, नहाल सोरेक, तिरोस, सेदोत, तेलनॉफ, नेबातिम, डायमोना, सेंटर ऑफ इजराइल्स न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम डायमोना में है, और नेगेब। ये सारे जो साइट्स हैं ये इजराइल की न्यूक्लियर साइट्स हैं। अब इनमें कौन कौन सी हैं। डायमोना न्यूक्लियर साइट इजराइल के परमाणु हथियार कार्यक्रम का मुख्य केंद्र है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के सीधे निशाने पर है। हाई अलर्ट, रिहायशी क्षेत्रों में नुकसान। नहाल सोरेक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, परमाणु अनुसंधान और वैज्ञानिक विकास यहाँ किया जाता है। तेल अवीव के पास में सुरक्षा व्यवस्था अत्यधिक कड़ी, हाई अलर्ट पर रहता है क्षेत्र। पल्माचिन एयरबेस, मिसाइल और उपग्रह लॉन्च केंद्र, ड्रोन हमलों का लक्ष्य हमास और हिजबुल्लाह की सक्रियता यहाँ पर ज़्यादा रहती है। नेवेटिम एयरबेस, F-35 स्टील्थ फाइटर जेट, F-35 जो कि अमेरिका से लिए गए हैं, स्टील्थ फाइटर जेट यहीं पर तैनात किए गए हैं इजराइल में। ईरानी मिसाइल हमलों का प्रमुख निशाना। और अगली जानकारी है टेल नोफ एयरबेस, रणनीतिक वायुसेना संचालन, ईरान के ठिकानों पर हमलों के लिए उपयोग किया गया था। हाइफा औद्योगिक व अनुसंधान केंद्र के पास में अवस्थित हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से आंशिक रूप से खाली कराया गया था। नेगेब डेजर्ट का क्षेत्र रणनीतिक और गुप्त सैन्य ठिकाने का क्षेत्र है। लगातार सायरन, मिसाइल खतरों इत्यादि की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। और ये जो एरियाज़ आप लोग जो देख रहे हैं उन एरियाज़ को मैप पर देखना चाहें तो ये सारे एरिया आप लोगों को मैप पर दिख जाएंगे। तो ये जो खबरें बनी हुई थी इनमें ज़्यादातर जो खबरें पश्चिमी एशिया से संबंधित थी वे US ईरान वार से ही संबंधित थी। और US ईरान वार से प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और पूरी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वह प्रभावित हुई है। तो इस युद्ध से संबंधित जानकारी और इससे संबंधित जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं मुख्य उनको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। और इसके साथ ही ये वेस्ट एशिया से संबंधित जो प्लेसेस इन न्यूज़ थे उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और आज की क्लास में इतना ही। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।